हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है सभी बच्चे अपना कोर्स अच्छे से समाप्त कर चुके होंगे और अब उन्हें बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनसॉल्व पेपर की होती है। अनसॉल्व पेपर के जितने वर्षों के अनसॉल्व आप सभी स्टूडेंट अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो उम्मीद है बोर्ड पेपर में आपको उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। और तमाम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, एज इट इज आपको बोर्ड पेपर में मिलेंगे। तो इसलिए आप सभी बच्चे अनसॉल्व सेट में आ जाते हैं और अच्छी तरीके से सेटों की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम सभी बच्चों को अनसॉल्व सेट कराना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे करके हमारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और आप सभी लोग इन वीडियोस के माध्यम से अपने अनसॉल्व सेट को सरलता से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस समय मेरे पास जो सेट है वो अग्रवाल का अनसॉल्व सेट है। तो आप सभी बच्चे अग्रवाल का अनसॉल्व सेट पेपर जिनके पास है वो लोग अपना 2020 में जो सेट आया था, सेट नंबर 2 मेरे सामने खुला हुआ है और सेट का कोड है XT। जो बेटा सेट कोड है XT सेट कोड के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है और 2 वीडियोस में लगभग हम अपना ये सेट कंप्लीट करेंगे, 2 या 3 वीडियोस में। तो आइए आज सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सभी बच्चे अपना अनसॉल्व सेट ओपन करेंगे। 2020 का सेट नंबर 2 कोड है XT। ओके, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा कि एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगी? आप सभी बच्चे जानते हैं, मैंने आपको रे ऑप्टिक्स में पढ़ा रखा है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी प्रकाश की आवृत्ति में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 में कहा गया है कि आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट इज सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में आवृत्ति आंसर सही होगा। फ्रीक्वेंसी टू बी नॉट चेंज व्हेन एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये तो का आंसर था। अब हम लोग खा पार्ट में आते हैं। खा पार्ट में इन्होंने कहा है कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में क्या नहीं होते। आपको पता है अवक्षय परत क्या होती है? मैंने बेटा आपको बताया था कि जब पीएन जंक्शन बनता है तो उसमें अवक्षय परत संध के दोनों ओर का वह हिस्सा होता है, वह भाग होता है जिसमें कोई भी आवेश वाहक नहीं पाया जाता। अवक्षय परत की परिभाषा क्या है? संध के दोनों ओर का वह भाग जिसमें कोई आवेश वाहक नहीं पाया जाता। तो वो बेटा कौन सा भाग है जिसमें कोई आवेश वाहक नहीं पाया जाता? ना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और ना कोटर पाया जाता है। क्लियर? अवक्षय परत कहलाता है, डिफ्लेक्शन लेयर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? चौथा। ना इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और ना ही कोटर पाए जाएंगे, यानी ना तो इलेक्ट्रॉन होंगे और ना ही कोटर होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं जिसमें कहा गया है कि जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर किसी भी धात्विक पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना है कि इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली इमिट हो जाएं, उत्सर्जित हो जाएं, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है कौन सा प्रकाश मेरे पास होना चाहिए? ऐसा प्रकाश होना चाहिए जिसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा और तरंगदैर्घ्य बहुत कम हो, यानी उच्च आवृत्ति और निम्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश हमें चाहिए। जो किसके पास होता है?
अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी प्रकाश के पास होता है। तो हमें बेटा इसमें कौन सा आंसर टिक करना है? चौथा आंसर टिक करना है पराबैंगनी। चौथा आंसर टिक कर देना है इसमें, पराबैंगनी आंसर टिक कर देना है। इसके बाद आ जाइए घ नंबर। घ में कहा गया है पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर के आधार से धारा का प्रवाह होता है। बेटा मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को पढ़ाया कि पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों के आधार से धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। यानी घ का पहला आंसर सही है। पहले आंसर में कहा गया है इलेक्ट्रॉनों द्वारा। अब आइए इसके बाद हम लोग अगला नंबर इसका देख लेते हैं। अगला पार्ट इसका देखते हैं जिसमें आपसे कहा गया है कि निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6400 तरंग एंगस्ट्रॉम है। तो वैक्यूम में तरंग दैर्घ्य कितनी है? 6400 एंगस्ट्रॉम है। ये कह रहे हैं अगर इसे जल में प्रवेश करा दिया जाए और जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो बताइए जल में इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, यानी वाटर में इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश की प्रकृति चैप्टर में कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है ना, तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो वायु अथवा निर्वात की तरंग दैर्घ्य का 1/n गुना होती है। कितनी होती है? 1/n गुना। यानी जो लैम्डा डब्ल्यू है वो लैम्डा एयर की n टाइम्स होगी। दैट इज लैम्डा डब्ल्यू इज इक्वल टू ये 6400 बटे 4/3 हो जाएगा। ये कट जाएगा 16 चौको 64 16 यानी वाटर में इसकी जो वेवलेंथ है वो 4800 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4800 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा इसका हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, 4800 एंगस्ट्रॉम इज द राइट आंसर। यानी ये तुम्हारा थर्ड ऑप्शन इसका सही है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इसका है हमारा। इसमें कहा गया है कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज विभवांतर लगाया गया है। कुंडली के सिरों के बीच जो विभवांतर लगाएंगे वो VL कहलाएगा और VL की वैल्यू बेटा कितनी है? 40 वोल्ट। कह रहे हैं इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा का फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है? 80 मिली एम्पियर। तो बच्चों मिली एम्पियर को किसमें चेंज करेंगे? एम्पियर में। तो 80 गुणे 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो ये कह रहे हैं बताइए कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा, अर्थात प्रेरण प्रतिघात कितना होगा। तो बच्चों प्रेरण प्रतिघात होता है XL। क्या होता है? XL। रेजिस्टेंस होता है R बराबर V/I। तो बेटा ये हो जाएगा VL/I। VL की वैल्यू हम लोग कितनी रख देंगे? 40 और I की वैल्यू हो जाएगी 80 गुणे 10⁻⁻। ये 40 गुणे 80 हो जाएगा, ये -3 ऊपर जाके 1000 हो जाएगा और /2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 50 ओम। 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 500 ओम। कितना आ जाएगा? 500 ओम। तो बेटा इसमें तुम्हारा पहला ऑप्शन सही है। तो पहले क्वेश्चन के सभी ऑप्शनल सभी बच्चों को समझ में आ गए। जल्दी से अपनी कॉपी उठाकर बैठिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट। नोट हो गया बेटा सबका? चलिए तो सभी बच्चों के ये पहले क्वेश्चन के सभी 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे फटाफट अपनी कॉपी में क्वेश्चन के सॉल्यूशन नोट करते जाएं, ओके, जिससे उन्हें दोबारा सॉल्व करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। ओके, आइए बेटा हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ओके, बहुत अच्छी बात है। पारा, कोबाल्ट, एल्युमिनियम और
बिस्मथ, पारा, कोबाल्ट, एल्युमिनियम और बिस्मथ। तो बेटा कौन कौन से दो पदार्थ हैं इसमें से प्रतिचुंबकी? एक तो है पारा, कौन है? एक हो गया पारा और दूसरा कौन सा है? बिस्मथ। ओके, Hg and Bi is the diamagnetic substances. ओके, अब आइए इसके बाद ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के खा में आ जाएंगे। 12.8 MeV ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की गणना करिए। डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य निकालनी है बेटा न्यूट्रॉन की, और एनर्जी आपको दे रखी है कितनी? 12.8 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 12.8 गुणे 10⁻6 EV हो जाएगा, या इसको जूल में चेंज करेंगे। 12.8 गुणे 10⁻6 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब ये कह रहे हैं इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है। तो बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mk। ओके, लैम्डा बराबर h/2mk। तो के बेटा तुम्हारे पास गिवन है, m न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सभी बच्चे जानते हैं, h प्लैंक कांस्टेंट सभी बच्चे जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻34। तो आप सभी बच्चे h का मान रखेंगे कितना? 6.6 इंटू 10⁻34। k का मान 12.8 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, फार्मूला अच्छी तरीके से नोट कर लें, वैल्यूज नोट कर लें, और अपना सॉल्यूशन आप सिंपल वे में कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद गॉस की प्रमेय क्या है? भाई गॉस की प्रमेय क्या है? बताइए, जल्दी से याद करिए गॉस की प्रमेय, फटाफट सोचिए। गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं? जल्दी से सोचकर बताएं सभी बच्चे, सभी बच्चे सोचकर बताएं गॉस की प्रमेय क्या है, सोचिए। गॉस ने इलेक्ट्रिसिटी में क्या बताया था? गॉस ने इलेक्ट्रिसिटी में कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दैट इज phi इज इक्वल टू Q/ε0। तो भाई ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, या इसे हम लोग लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू Q/ε0। दिस इज गॉस थ्योरम। घ नंबर देखिए, 1 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश की किरण की आवृत्ति क्या होगी? तो बेटा न्यू बराबर कितना दे रखा है? क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हैं न्यू बराबर c/λ। c की वैल्यू 3 गुणे 10⁸। लैम्डा का मान 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे, 1 इंटू 10⁻⁻10। तो 10 ऊपर जाके 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। ये हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब इसके बाद ये हो गया भाई घ। अंगा नंबर में आ जाइए। अंगा नंबर में क्या बोला इन्होंने? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में संस्तब्ध विभव, जिसे हम अंतक वोल्टता भी कहते हैं, आप क्या समझते हैं? तो बेटा प्रकाश वैद्युत प्रभाव में संस्तब्ध विभव क्या होता है? दो प्लेटें हम लोग लेते थे, एक P1 और एक P2। तो प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P2 पर लगाया गया वह विशेष ऋणात्मक विभव जिस पर वैद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य हो जाए, क्या कहलाता है? संस्तब्ध विभव कहलाता है, या निरोधी विभव कहलाता है, या कट ऑफ वोल्टेज कहलाता है। इज इट राइट? तो संस्तब्ध विभव क्या है? प्लेट P2 पर लगाया गया वह विशेष ऋणात्मक विभव, और ये किसके सापेक्ष लगाया जाएगा? प्लेट P1 के सापेक्ष। तो प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P2 पर लगाया गया वह विशेष ऋणात्मक विभव जिस पर परिपथ में
प्रवाहित वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, अर्थात कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्लेट के ऊपर न पहुंचे, संस्तब्ध विभव कहलाता है। और अंत में हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट 4 नंबर देखते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। तो सभी बच्चों को पता है पराबैंगनी भाग में लाइमन श्रेणी पाई जाती है। पराबैंगनी भाग में कौन सी श्रेणी पाई जाती है? लाइमन श्रेणी पाई जाती है। अपना उत्तर लिख ले। पराबैंगनी भाग में 4 नंबर है, लाइमन श्रेणी पाई जाती है। कौन सी श्रेणी? लाइमन श्रेणी पाई जाती है। इज इट राइट? तो पराबैंगनी भाग में पाई जाती है लाइमन श्रेणी, और बामर श्रेणी पाई जाती है दृश्य भाग में पाषाण, ब्रैकेट, फुंड आदि श्रेणियां पाई जाती हैं अवरक्त भाग में। इज इट राइट? तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकाल लें, कॉपी में डाल दें 2020 यूपी बोर्ड सेट नंबर 2 कोड नंबर XT, और उसमें अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दें। स्टूडियो राइट? तो ये सभी क्वेश्चन बेटा जितने भी आज मैंने आप लोगों को पढ़ाए, सभी बच्चे इनको अपने रजिस्टर में नोट करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे, और अगले वीडियो में हम इसी सेट के अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो उम्मीद है बच्चों सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी तरीके से सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे।